नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सिंचाई विभाग की महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिली लाश, हत्या की जताई जा रही है आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में एक जनप्रतिनिधि की दर्दनाक मौत, घंटों सड़क पर पड़ा रहा शव। और छिन गया मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का चुनाव चिन्ह, भारतीय सार्थक पार्टी को चुनाव आयोग ने अलॉट किया नाव चुनाव चिन्ह। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक वार्ड मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई। वे हाईवे पर कान में फोन लगाकर बात करते हुए बाइक चलाकर जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। घटना मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर छपरा NH 722 की है। मृतक की पहचान मीनापुर पानापुर पंचायत निवासी वार्ड मेंबर 29 वर्षीय हरिनंदन कुमार सैनी के रूप में हुई। घटना शुक्रवार की देर रात की है। दुर्घटना के बाद काफी देर तक उसका शव हाईवे पर पड़ा रहा। इसी दौरान सरैया थाना की गश्ती पुलिस को डेड बॉडी पर नजर पड़ी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कैसे हुई ये दुर्घटना? ये दुर्घटना हुआ है रात में, पता चला 2-2:30 बजे में कि रोड एक्सीडेंट से दुर्घटना हुआ है। अब कुछ लोगों ने बताया है कि गाड़ी के भी पता चल गया है, अब ये सच्चाई आ जाएगा बात। कब की घटना है? रात 11:15 साढ़े 11 के करीब। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पानापुर से सरैया गए हुए थे। कहाँ पे हुई है? सरैया थाना से 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर। कोई गाँव? कौन गाँव है? सदानी गाँव है। सरैया थाना क्षेत्र। जी जी। क्या नाम था मृतक का? मृतक का हरिनंदन जी वार्ड मेंबर थे एक कौन पंचायत के वार्ड में? पानापुर खानापुर के। जी। हरिनंदन क्या नाम था? हरिनंदन कुमार सहनी। कै वर्ष के रहे? करीब करीब वही 30-29 साल के करीब करीब। 29 साल। कहाँ के रहने वाले थे? पानापुर के। मिला जानकारी यही मिला है कि एक्सीडेंट में रोड में एक्सीडेंट हो गया। उनको 1 बजे शायद 1:30 बजे के आसपास में कॉल गया थाना के माध्यम से, और वही हम लोग गए वहाँ थाना सरैया थाना, लेके यहाँ एडमिट कर दिए थे। क्या चीज़ से थे मृतक? बाइक से थे। बाइक से जा रहे जी। कहाँ जा रहे थे? ये तो हम लोग को नहीं बताया के गए थे, हमको नहीं बताया गया अभी थे। कब की घटना? 12-1 बजे की? हाँ 12 बजे की। कहाँ पे घटी है? सरैया थाना के आगे। जी। क्या नाम था इनका मृतक का? हरिनंदन कुमार सहनी। कै वर्ष के थे? वही 25 वर्ष के। 25 वर्ष। 29 वर्ष। हाँ। वार्ड मेंबर? जी, 1 नंबर वार्ड मेंबर थे। 1 नंबर का? जी। पहले बार जीते थे कि? जी पहली बार। पहले बार जी। और कुछ करते थे? और अपना दुकान चलाते थे। क्या अपना चीज़ का दुकान? मोबाइल दुकान था। मोबाइल। जी। कहाँ के रहने वाले थे? पानापुर पंचायत। पानापुर। जी। 1 नंबर वार्ड के? जी, मीनापुर प्रखंड पानापुर पंचायत के थे, 1 नंबर वार्ड के। आप कौन? मुजफ्फरपुर के बरियारपुर OP क्षेत्र के महमदपुर में मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत छोड़ देने से नाराज पीड़ित पक्षों ने आगजनी कर बरियारपुर सीहो रोड को जाम कर दिया और बरियारपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची बरियारपुर OP अध्यक्ष चांदनी सावरिया को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। इसके बाद सकरा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि गांव के ही लड्डू सिंह बार बार आकर मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है।
बरियारपुर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थोड़ी दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया और शराब के आरोप में किसी अन्य निर्दोष को हिरासत में ले लिया। इससे नाराज लोगों ने बरियारपुर ओपी अध्यक्ष के खिलाफ गुस्सा जताते हुए रोड जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचकर सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने लोगों को शांत कराते हुए जाम खत्म करा दिया। दो मारपीट जो कल दो मारपीट हुआ, प्रभु पासवान को गाली गलौज और देवन पासवान को मारपीट हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होकर ये रोड जाम कराया गया। पुलिस पर आप लोग आरोप लगा रहे थे, पुलिस क्या वजह थी? पुलिस पर आरोप, कल जब कंप्लेन करने गया तो पुलिस को कंप्लेन लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। कल हुआ यूं कि लड्डू सिंह को यहाँ से उठाया गया, उठाने के बाद आगे गए, आगे जाने के बाद उनको छोड़ के दूसरा कोई आदमी को उठा लिया गया। लड्डू सिंह कौन से जिसको उठाया गया? लड्डू सिंह मुख्य आरोपी है यहाँ का, जो कान हाँ जो मारपीट का है वो यहाँ मुख्य आरोपी। पहले से भी उसके ऊपर कई आपराधिक मामला दर्ज है, मालूम कर लीजिए आप लोग। थाना ने उसको उठाया था, हाँ कल छोड़ दिया था। हाँ वही बात की नाराजगी। पुलिस को भी आप लोगों ने घेरा था आज? पुलिस को हम लोग तो रोड जाम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं अपना मांग, जब पुलिस हम लोग का मांगे नहीं सुन रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी तक सिर्फ यही बोला जा रहा है आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए। अब इतना लोग आप लोग आए हैं तो आवेदन फिर जनते क्यों दे? यही पर माने उतर का हमरा बेटा के चालक जब गौरी चला मार दी, उ भागलुन ने हम इन भागली तो हमरा गोर पीछे दलक गौरी चला। मारपीट हुआ था? मारपीट केकरा से भेले से हम ओखरी नो। आपके बेटा के साथ हुआ था? हमरा बेटा के साथ माने बाद में खैला। अब केकरा केकरा कल कैसे हम ओखनी हम न रहे। भीड़ लागल है, भीड़ देखे में हम सब कहली जब 5 गो 6 गौरी है, कोनो के लड़का के जान पीछे दलकै, कोनो के पीछे दलकै। पुलिस इसमें क्या किया था जो आज आप? पुलिस अभी कुछ न किया है। पुलिस कहता है जो आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए। को गिरफ्तार करके भी ले गई थी पुलिस? पुलिस सुनली जब साँझ में उठा कर ले गई थी आ ओकरा बाद कहलथिन जे कन्हू जाकर छोड़ देलथिन। एहे लेल नाराज थे आज हम न माने हाँ, इसीलिए आज मतलब लोग रोड पे आ गए, रोड घेरे हुए हैं। रोड घेरे हुए जब भरतीपुर का कोई आदमी के और ले गया है कर रहा है कि जो पैसा दिया 30,000 रुपया उसको नहीं छोड़ा, उसको बेटी के ब्याह है। ये चाहता है, लड्डू सिंह कहता है कि जो जब चाहेगा तब पूरा 2 टोली को उठा लेगा, एक एक का घींच कर मारेगा, गोली मार देगा। उसको छोड़ दिया गया, वो उठा के लेके नहीं गया पुलिस? ना, कन्हू छोड़ दिया, कहीं छुपा हुआ है। आप लोग चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी? आप लोग उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं? अब गांव का रक्षा नहीं होगा तो क्या करेगा? मोहम्मदपुर गांव के ग्रामवासियों के द्वारा सीहो से जो बरियारपुर सड़क जाती है, इसको जाम किया गया था। गांव वालों को समझा बुझा कर शांत कर दिया गया है। अब कोई परेशानी नहीं है। इनके आवेदन पर जो है अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर जो विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जाए। वजह क्या थी जो लोग नाराज थे? वजह मारपीट का मामला था और आवेदन की मांग की गई है। आवेदन के बाद तुरंत पुलिस पर भी आरोप, स्थानीय ओपी पर भी आरोप लगाया है। ठीक है, अगर आरोप है तो वो लोग लिखित में दे, इसकी मतलब बड़े पदाधिकारी के स्तर से भी जांच की जाएगी। फिलहाल स्थिति क्या है यहाँ? सामान्य है। पुलिस पर हमला की बात आ रही है ना, गलत बात है। हमला नहीं हुआ? नहीं, कोई हमला नहीं। पकड़ा है, उसके बावजूद भी मतलब छोड़ दी गई है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। जिस नौ छाप के भरोसे बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी आगामी चुनाव में बेतरनी पार करने का दावा कर रही थी, अब उस नौ की सवारी बीएसपी पार्टी करेगी। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि उनकी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी बन गई है, जिसका चुनाव चिन्ह 9 छाप मिला है, जो इस बार लोकसभा चुनाव के 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 90% नूनिया बिंद, बेलदार, मल्ला और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर ओझा ने बताया कि बिहार के क्षेत्रीय दलों से वार्ता चल रही है। अगर सहमति बनी और उनकी पार्टी के विचारधाराओं को जो क्षेत्रीय दल मानेंगे, उनके साथ भारतीय सार्थक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी का चुनाव चिन्ह 9 छाप था, जिसके भरोसे उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उनकी पार्टी से कई विधायक ने इसी 9 छाप से चुनाव भी जीत कर आए थे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय सार्थक पार्टी जो हम लोगों ने बनाया था, उसको भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा 9 छाप आवंटित किया गया है। जो पहले वीआईपी का छाप हुआ करता था, वह छाप भारतीय सार्थक पार्टी को निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
कि भारतीय सार्थक पार्टी बिहार के सूबे के 40 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें 90% अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को, चाहे वो नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह, हजाम या जो भी अति पिछड़ा वर्ग में जातियाँ आती है, वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाने का कार्य करेगी। और अति पिछड़ा जो आज हाशिए पर है उसको फ्रंट लाइन में लाने का कार्य जब तक नहीं कर लेती है तब तक मरते दम तक यह पार्टी लड़ती रहेगी। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग में नुनिया, बिंद, बेलदार, मलाह और अन्य जातियां जो हैं उसे SC ST के में लाया जाए, इसके लिए भी मांग हम लोगों ने किया है और आगे इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने अति पिछड़ा वर्ग को अधिक से अधिक अपने संगठन में, जो सूबे बिहार में जिला अध्यक्ष की हमने नियुक्ति की है, पदाधिकारी बनाया है, उसमें सभी अति पिछड़ा वर्ग के लोग को ही हमने बनाया है और यह मैसेज दिया है कि यह पार्टी ही अति पिछड़ा वर्ग को आगे ले जाने में, फ्रंट लाइन में लाने में, उसके हकूक़ की लड़ाई लड़ने में क्या मुख्य उद्देश्य से पार्टी बनाया है। चूँकि मुकेश सहनी जो VIP के पार्टी बनाए हुए हैं, जो दम अति पिछड़ा वर्ग का भरते थे, और जब विधानसभा चुनाव आया तो किसी भी अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट देने का काम उन्होंने नहीं किया। और अब 9 की सवारी भारतीय सार्थक पार्टी करेगी और जल्द ही एक विशाल रैली, जनसभा करने का कार्य करेगी। मुजफ्फरपुर के एडवोकेट्स एसोसिएशन में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के सिविल कोर्ट में 5 वर्ष पूरे होने एवं 15 वर्ष पूर्व मृत दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा ढूंढ लेने के उपलक्ष्य में शनिवार को काफी धूमधाम से सुंदरकांड पाठ किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता SK झा को फिर से जनेऊ धारण करा। 12 साल पहले अधिवक्ता SK झा ने अपना जनेऊ तोड़कर दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा ढूंढने का संकल्प लिया था। इस संकल्प के पूरा होने पर शनिवार को अधिवक्ता ने जनेऊ फिर से धारण कर लिया। बताते चले कि रामचंद्र सिंह वही दरोगा है जिन्होंने कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराकर खुद को मृत घोषित करा दिया था। कोर्ट को एक कांड की गलत जाँच करने के मामले में दरोगा रामचंद्र सिंह की तलाश थी। तब कोर्ट में उपस्थित होने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा SSP मुजफ्फरपुर के माध्यम से कोर्ट में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दायर करा दिया, जिसके अनुसार दरोगा रामचंद्र सिंह की मृत्यु 2009 में हो चुकी है, जबकि रामचंद्र सिंह ने कांड का अनुसंधान 2012 में किया था। जब दरोगा रामचंद्र सिंह का झूठ पकड़ा गया और कोर्ट ने जांच का आदेश दिया तो दरोगा रामचंद्र सिंह ने अपना ट्रांसफर करा लिया और कोर्ट की नजर में ट्रेसलेस हो गए। उनके विभाग ने भी उनकी कोई जानकारी नहीं दी। उस समय राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने अपना जनेऊ तोड़कर यह संकल्प लिया था कि जब तक दरोगा रामचंद्र सिंह को ढूंढ उसकी सच्चाई को जगजाहिर नहीं कर देते तब तक जनेऊ धारण नहीं करेंगे। अब जब दरोगा रामचंद्र सिंह बेनकाब हो चुके हैं, उनकी सच्चाई प्रमाण सहित सामने आ गई और मामले की जांच शुरू हो चुकी है, तो इस अवसर पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने SK झा को पूर्ण जनेऊ धारण कराया। मौके पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम शरण सिंह, महासचिव वीरेंद्र कुमार लाल, वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही सहित सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिवक्ता SK झा ने कहा कि यह कानून दृढ़ संकल्प और सच्चाई की जीत है। मामला क्या है? जी, मामला पूरा यह है कि वर्ष 2012 में एक केस इंस्टीट्यूट हुआ था अहियापुर थाने में। उस केस के इंक्वायरी अफसर थे दरोगा रामचंद्र सिंह। उस केस का ट्रायल 2013 में हुआ था, सेशन ट्रायल 157/13 मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में। उस ट्रायल के दौरान में जब दरोगा रामचंद्र सिंह को नोटिस किया गया कोर्ट में गवाही देने के लिए, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में आ गया, उनकी पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट के द्वारा आपत्ति जताई गई। तब SSP मुजफ्फरपुर ने मामले की तहकीकात का आदेश दिया। उस समय तत्कालीन दारोगा मुन्नी सिंह जी ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें यह बात अभिप्रमाणित हुआ कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में हो चुकी थी। यह बात सही है। तो हमारा ये कहना था कि 2009 में मरा हुआ दरोगा 2012 में केस की इंक्वायरी कैसे कर सकता है, यह कोर्ट का मानना था। उसके बाद में यह न्यूज़ आई, हम लोगों ने उसकी पैरवी मानवाधिकार आयोग में करना शुरू किया।
तहकीकात किया तो दरोगा जी से हमारी मुलाकात भी हुई। दरोगा जी ने हमको बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा अंदाज में कि हम तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी मर चुके हैं और पुलिस की तहकीकात में भी हम मर चुके हैं, इसलिए अब हमारा जो है सो खोज आप लोग नहीं करिए। तो एक और भी केस की वो जांच पड़ताल कर रहे थे, तो हमें समझ में ये बात नहीं आ रहा था कि आखिर मरा हुआ दरोगा केस की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। मुझे ऐसा लगा कि यह बीमा वगैरह का लाभ लेने के लिए गलत प्रमाण पत्र बना करके उसका मिसयूज वगैरह कर रहे हैं। पता नहीं क्या माजरा है, वो तो दरोगा जी पकड़ में आएंगे तभी मालूम चलेगा। हमने इसकी खोज के लिए वर्ष 2012 में हमने जनेऊ उतार दिया था दरोगा जी के सामने में ही। दरोगा जी ने इसका काफ़ी हमको उपहास भी उड़ाए। हम 12 वर्षों तक हम बिना जनेऊ के रहे और 12 बरस के बाद में 2012 से 2024 में हमने दरोगा जी को ढूंढ निकाला। दरोगा जी का नाम रामचंद्र सिंह है, उनके पिता का नाम स्वर्गीय बद्रीनारायण सिंह और उनका घर ग्राम गोहरा, पोस्ट पिंजरवा, ग्राम पंचायत धमौल, थाना कुर्था, जिला अरवल। और दरोगा जी पर बहुत बड़ी स्टिंग हुई और वह 4-5 दिनों से पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वह खबर जो है चल भी रही है। वह जो कि तो हमारा ये कहना है कि हमारी जो व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें कोर्ट के रिकॉर्ड पर मरा हुआ व्यक्ति, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मरा हुआ आदमी, वह आज भी उसको पेंशन भी मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। तो यह चूँकि हमारी व्यवस्था से हमारा ये चीज़ था, तो इसलिए हमारी खोज पूरी हुई, हमारी संकल्प यात्रा पूर्ण हुई। इसलिए आज हमने जनेऊ जो है सो हमने धारण किया है। और आने वाले समय में हम चूँकि आज नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में अब दरोगा जी का गया जी में हमको श्राद्ध भी करना है। उनका जो है गया जी में हमको श्राद्ध भी करना है, इसलिए कि कोर्ट के सर्टिफिकेट के, कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार दरोगा जी मर भी चुके हैं। तो अंधा कानून मूवी में दिखाई देता था और अंधा कानून हमने रियल लाइफ में देखा है। आप सब लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। तो इसमें कहीं से कोई ये चीज़ नहीं है कि मृत आत्मा की शांति के लिए गया जी में श्राद्ध होता है। तो भाई हम एक ब्राह्मण हैं और हम बिना जनेऊ के 12 बरस रहे हैं, तो हमारी दरोगा जी का जो अगला एपिसोड होगा उनकी गया जी में हम श्राद्ध कर्म कर देंगे। उसके बाद में उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रेयर कर देंगे और उसके बाद हमारी संकल्प यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में सिंचाई विभाग की एक महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत हो गई। फ्लैट में डेड बॉडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की अतरदर स्थित प्रजापति लेन की है। मृतका की पहचान लखीसराय जिले की रहने वाली 24 वर्षीय महिमा कुमारी के रूप में हुई है। वो सिंचाई विभाग में एसडीओ थी। मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी। पिछले 2 साल से विनोद कुमार के मकान में किराए पर रह रही थी। सूचना पर सदर थानेदार अस्मित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फ्लैट का दरवाजा खुला पाया गया, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। इधर महिमा के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने महिमा का मोबाइल जब्त कर लिया है। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। लगभग 4 बजे यहाँ से फ़ोन गया तो हम आए, तो एक लेडी जो उनके स्टाफ थी या स्टाफ की वाइफ थी, वो कही कि ऐसे ऐसे बात है। हम लोग आए हैं तो देखें गेट खुला हुआ है, महिमा को लेटा पड़ा हुआ है। तो फिर हम आए तो देखे, तो हम कहे कि भाई प्रशासन का मदद लेना चाहिए। पहले हम 112 पे फ़ोन करके वहाँ सूचना दी है, प्रशासन उसके बाद आए, उसके बाद आगे की कार्रवाई उन्होंने की। नहीं, जिस अवस्था में थी वो हम नहीं देखे। अच्छा, कब से ये रह रही थी? ये 2 साल से अकेले रहती थी? अकेले भी रहते थे, उनके नाना नानी भी आते थे, उनके क्या कहते हैं मामा। रहने वाली कहाँ की थी ये? रहने वाली ऐसे तो पटना से उसके नाना नानी ही गाइड करके उनको पढ़ाया लिखाया हो, और रहने वाली ये आधार कार्ड पे अब देख लिया जाए। आप मकान मालिक हैं, आपका आधार कार्ड मिला होगा ना? जी, मैंने प्रशासन को डिप्यूट कर दिया हूँ। 2 साल तक करीबन यहाँ पे। हाँ जी। किस विभाग में थी कार्यरत? जल संसाधन विभाग में यही थी। फिलहाल यहाँ वो अकेले रहती थी? नहीं, अभी तो अकेले थी, नहीं तो आना जाना तो उनके गार्जियन का लगा हुआ रहता। फ्लैट आपका है? जी। कैमरा वगैरह लगाए हुए हैं? जी नहीं, कैमरा नहीं लगाए हुए। नहीं। जब आए तो देखे तो क्या देखे?
आए तो बस वही बताई तो हम कहें कि ठीक है हम अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे। हम बस उसके बाद हम प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आए तो उनके साथ हम गेट खुला हुआ था। यहाँ कितने दिन से थी? ये 2 साल से। किसी अननोन पर्सन का भी आना जाना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। रुक जाइए। सूचना मिली थी कि प्रजापति नगर में एक महिला है जो सहायक अभियंता के रूप में काम करती हैं और वो यहाँ लगभग 1 साल से रह रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वो बेहोश अवस्था में है, तो पुलिस यहाँ पर आई तो पाया कि वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो ये हमें सूचना मिली थी। इस अवस्था में सर डेड बॉडी मिला है, उनका कुछ निशान वगैरह पाए गए? वो जांच का विषय है। अभी हम उनका इंक्वेस्ट बना रहे हैं और FSL को भेजा जाएगा, FSL टीम को भी बुलाया जाएगा और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी भेजी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर लिया जाएगा। प्राइमा फेसी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घर में लूट के इरादे से आया था या वो करके चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बाकी की चीज़ें तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, वही बता पाएगी। का फोन वगैरह मिल पाया है मौके पे? हाँ, फ़ोन वगैरह मिल गया है। परिजन उनके आए हैं, उनसे कुछ बात वगैरह हो पाई है? परिजनों से बात हुई है, लेकिन आप एक एटलीस्ट उनकी थोड़ा सा प्राइवेसी तो मेंटेन करिए ना। आए हैं तो उनको स्पेस भी दीजिए और थोड़ा खुद दुख से गुजर रहे हैं वो इतना, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। जांच चल रही है, वो कर लेंगे। शनिवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी संतोष पाठक ने मंदिर के महंत अभिषेक पाठक, झंडू बाबा, राघव ठाकुर, गोल शाह, पंकज झा, अभिषेक झा सहित 5 अज्ञात पर मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। संतोष पाठक का आरोप है कि अभिषेक पाठक सहित अन्य आरोपी मंदिर में चरस, गांजा, अफीम का सेवन करते हैं और पूजा पाठ, मुंडन एवं छठी की जो मंदिर में रसीद काटी जाती है, उस रसीद की जाल फरेबी कर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करते हैं। दर्शकों को बता दें कि गरीब स्थान मंदिर में शुक्रवार को पूजन रसीद को लेकर हुए विवाद के बाद महंत अभिषेक पाठक ने नगर थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। उसी से संबंधित मामले में दूसरे पक्ष ने परिवाद दायर किया है। कि आज समिति के थ्रू जो बक्सा अभी हाल फिलहाल में खुला था 1 आध महीना पहले, जिसमें लाखों रुपया सड़ा हुआ और गला हुआ निकला था, जिसकी ब्लेम समिति के ऊपर डाली गई थी कि समिति ने लापरवाही की है। वो समिति की लापरवाही नहीं थी। वो समिति जब भी अपने किसी मजिस्ट्रेट को भेजते थे वहाँ पे बक्सा खुलवाने के लिए और पैसा गिनती करवाने के लिए, तो ये लोग अपने दल बल के साथ में खड़ा हो जाते थे, बोलते थे कि नहीं खुलेगा, हमारा पूरा हिस्सा चाहिए यहाँ पर, और क्या चाहिए नहीं चाहिए इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो ये क्षति हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अभिषेक पाठक के और उनके गुर्गों के वजह से हुआ है। और इनका काम रहता है कि पैसा गल रहा है तो और लोटा से पानी डाल करके उसको सड़ा देने का, गला देने का काम किया है। ये भी इन्हीं का किया हुआ है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं कि समिति जो है सो लापरवाही किया है। क्या कुछ है? अभिषेक पाठक गरीब स्थान मंदिर में जो तथाकथित अपने आप को महंत बोलता है, उसके ऊपर हमने केस किया है। वो आए दिन जब न तब वहाँ पे वहाँ के पंडितों के थ्रू मारपीट करते रहता है, गाली गलौज करता रहता है, हमेशा बोलते रहता है कि जो है सो आप लोग अस्थिर से रहिए यहाँ पर, हम जो चाहेंगे सो ही होगा। और जब न तब वहाँ वो अवैध मानक पदार्थ लेकर के, जैसे आप गांजा, स्मैक, चरस, अब जो भी लेता हो, इसका पुष्टि अगर उसका मेडिकल हो तो इसमें आ भी जाएगा कि हाँ वो लेता है कि नहीं लेता है। और लेकर के मंदिर पे आता है और वहाँ पे जो मंदिर की न्यास समिति ने राशि अधिकृत की हुई है उसको न काट करके वहाँ के कर्मचारी को डरा धमका करके कि काटोगे रसीद तो हम तुमको मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करता है अगर संजोग से काट दिया वहाँ का कर्मचारी तो। और उसके बाद काटने के बाद बोलता है कि नहीं काटना है, वो हम देखेंगे, और उसका अवैध वसूली करता है। सादा पेपर पर लिख करके देता है। अगर किसी जजमान का 2 छठी है तो 400 रुपया लेता है, उस पर 2 छठी लिख के भेज देता है, बोलता है कि जाइए ऊपर। उससे भी नहीं होता है तो अपने चला जाता है ऊपर में, और ऊपर में जा करके बैठ करके वसूली करता है, जिससे मंदिर का जो आय है उसकी क्षति हो रही है। और ये अपने आप को जो महंत बोलता है, ये महंत कहीं से नहीं है, लोग को भ्रम के जाल में डाल रहा है। क्या हमारे पिताजी अगर CM हो जाएंगे तो क्या मैं भी CM हो जाऊंगा? आप मंदिर के मेंबर है क्या? हम, मैं मंदिर का वहाँ पुजारी हूँ, वो भी न्यास समिति के थ्रू वहाँ पे मेरा नाम है। वो क्या है वहाँ पे? वो कुछ नहीं है वहाँ।
पुजारी भी नहीं है। पुजारी भी नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए न्यास उस पे न्याय समिति तो अपने परेशान है उसके वजह से, वो जो है अपने गुरुओं के साथ में रह करके और न्याय समिति को डराता धमकाता है। उसके ऊपर कई केस भी है न्याय समिति के थ्रू, जिसकी जांच की जाएगी तो पता चल जाएगा। उनका विरोध वगैरह किए हैं आप लोग उनको हटाने के लिए, जिस तरीके से आते हैं? आज हमने विरोध किया है। हमेशा जो है हमारे घर के लोगों से जो है बोलता है पूजा कराना है तो पैसा लाओ। उसको कभी कभी जो है सो रोज़ का रोज़ 500 रुपया वसूल भी लेता है हम लोगों से। तो हम लोग कहते कि चलो जाने दो, 500 रुपये से क्या हो जाएगा। अब बोलता है कि पैसा तुम जो आदमी हो यहाँ पर सब लोग को रहना है तो 1000 रुपया रोज़ लाओ, तब हम वो रहने देंगे रंगदारी के रूप में। कल उसका विरोध भी हुआ, हमारे सहयोगी को उसने मारा भी। इसके पूर्व भी मेरे सहयोगी को मारा था, जिसके वजह से उसका कान का जो है चदरा लाल हो गया था। खैर उसका पेपर कहीं रखे हुआ होगा, वो हमें नहीं पता है अभी कहाँ पेपर रखे हुआ है। आज हमने उसके ऊपर केस किया है कि इस तरीके का ये मंदिर में अवैध तरीके से आ करके और धांधली जो करते हैं, इसके विरुद्ध में मैंने उसके ऊपर केस किया है। और ये जो हमेशा अपने साथ 5-10 लोग को, अवैध लोगों को लेकर के चलते रहते हैं, वो सारे के सारे नशेड़ी हैं। देखिए, संतोष कुमार पाठक जो हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने आज दिनांक 24/2/24 को अभिषेक पाठक, झंडू बाबा, उन दोनों के पिता बैद्यनाथ पाठक और बैजू बाबा, राघव ठाकुर, गोलू शाह एवं अन्य लोगों पर जो गरीब स्थान मंदिर से संबंधित है, उन लोगों पर केस दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है। किस तरीके का मामला है? मामला जो है, इनका कहना है कि गरीब स्थान मंदिर में अभिषेक पाठक जो है वह कुछ नहीं है, लेकिन नाजायज़ तरीके से वहाँ पैसे को वसूल करते हैं और इन लोगों से रंगदारी के रूप में प्रत्येक दिन 500-500 रुपया भी वसूल किए हैं। दिनांक 23/2/2024 को दिन के 2 बजे के करीब आसपास इनसे जबरन 1000 रुपये रंगदारी में देने के लिए कहा गया, जिस बात को लेकर वाद विवाद बढ़ा। तो अभिषेक पाठक और उनके सहयोगियों ने मिलकर संतोष कुमार पाठक और उनके सहयोगियों को मारा पीटा, अभद्र व्यवहार किया। और संतोष कुमार पाठक ने मुकदमा इस मामले को भी लेकर दर्ज किया है कि बाबा गरीबनाथ स्थान मंदिर जो मुजफ्फरपुर में है, यह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। लोगों की आस्था, पूरे बिहार के, उत्तर बिहार के लोगों की धार्मिक आस्था इससे जुड़ी हुई है, हिंदुओं की तो खासकर जुड़ी हुई है। इनका का नाम है कि बाबा गरीबनाथ मंदिर जो हिंदू का मंदिर है, उसमें ये लोग अवैध तरीके से चरस, गांजा, अफीम पीते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं एवं जो लोग आते जाते हैं भक्तजनों से भी डरा धमका कर छिनतई करते हैं। जिस मामले को लेकर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। धारा है 323, 324, 295 ए, 298, 504, 506, 120 भी, 386, 387, 427 IPC। सुनवाई का डेट क्या है? सुनवाई का डेट दिनांक 6/3 को गया है। अपने ऊपर कोर्ट में दर्ज कराए गए मुकदमे को बेबुनियाद और झूठे होने की बात कहते हुए गरीब स्थान मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि संतोष पाठक पूजा कराने और अवैध वसूली कराने के लिए मंदिर में असामाजिक तत्वों को रखे हुए हैं। शुक्रवार को एक महिला शिकायत लेकर आई कि पंडित जी पूरा पैसा ले लिए हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है। इसके बाद उनके पंडित जी को बुलाकर डांटा तो संतोष पाठक अपने लोगों के साथ आकर मारपीट की। भाई और पिताजी के साथ भी मारपीट की गई, जिसका CCTV फुटेज है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक पाठक ने बताया कि विवाद के बाद ही नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जो परिवार दर्ज किया गया माननीय न्यायालय में, वो एकदम बेबुनियाद है, झूठा परिवार है। कल मंदिर में संतोष पाठक जो हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, वो अपना कुछ गुंडागर्दी से असामाजिक तत्व के लोगों को रखे हुए हैं मंदिर में पूजा कराने के लिए या फिर पूजा का वसूली करने के लिए, अवैध वसूली करने के लिए। तो कल एक महिला का शिकायत मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे पंडित जी सारा ले लिए हैं पैसा, 1400 रुपया 1500 रुपया एक पूजा कराई, अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो उनके पंडित जी को बुला के हमने डांटा। उसके बाद संतोष पाठक पूरा अपने टीम के साथ मेरे ऊपर आके और मेरे परिवार के ऊपर, पापा के ऊपर, भाई के ऊपर आके हमला करते हुए, जिसका मंदिर का CCTV फुटेज भी उठा के आप देख सकते हैं, उसी का झूठा परिवार। आज उसके बाद हम लोगों ने थाने में लिखित सूचना दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया गया है, आगे हो सकता है कि जान से ही मारे या फिर कुछ ब्लैकमेलिंग करे, कुछ भी कर सकते हैं ये। कल ही विवाद हुआ? जी, कल ही विवाद हुआ था। और कल ही दिए थे? जी, हम कल ही नगर थाने में दे चुके हैं, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है। कल ही हम नगर थाना में दे चुके हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप पुजारी सबसे पैसा लेते हैं, पैसा। तो ये तो जांच का विषय है। यहाँ के पुजारी, यहाँ के जितने भी पुजारी हैं, वो सारे पुजारी से आके जांच करवा ले में कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसा है क्या कि पुजारी से पैसा लेते हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। हम कि जब हमको न्याय समिति और मंदिर से हमारे खुद का जो कुछ जजमान लोग हैं वो दे ही देते हैं। न्याय समिति हमारा हम लोग को जो बनता है अपना वो हम लोग को मिल ही जाता है, तो हम पुजारी से क्यों लेंगे। और इसमें बोलने की बात नहीं है, ये एक एक पुजारी से आप पूछ लिए जितने भी वहाँ पुजारी रजिस्टर्ड है कि 70% पूजा संतोष पाठक जिन्होंने आज झूठा परिवाद मेरे ऊपर दायर किया है, आप कंप्यूटर उठा के देख लीजिए, वहाँ का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 70% पूजा ये 4 आदमी मिल के कराते, ये इनके भाई ठेकेदारी चलाते हैं यहाँ, बाकी पंडितों को रखते हैं, ये लोग खुद रोड से पकड़ के पूजा लाते हैं। और 30% में हमारे यहाँ 32 स्टाफ हैं, किसी को पूजा होता है किसी को नहीं होता है। आप एक एक पुजारी से आप अपने कह रहे हैं कि रसीद भी नहीं कटने देता है, वो अपने सादा पेज पे लिख के रसीद देता है और पूजा। तो ये तो जांच का विषय है, जांच इस पे किया जाए ना, वो कह देने से हम थोड़ी मान लेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पट्टी असवारी पंचायत के बोरिया गांव में धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। संत रविदास जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सभा के समापन पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मौके पर उपस्थित पंचायत के मुखिया बच्चेलाल पासवान ने लोगों से संत रविदास के बताए हुए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं हो जाता तब तक संत रविदास जी का सपना अधूरा रहेगा। मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य सोहन राम, राजेश राम, जयप्रकाश राम, राजी राम, महेंद्र महतो, बैजू राम, रामसूरत राम, राउदी राम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज हमारे पंचायत पट्टी असवारी में रविदास जयंती धूमधाम से मनाया गया है। हम लोग यहाँ हमारे पूर्व पंचायत समिति सोहन राम जी, महेंद्र चा, हमारे पूर्व वार्ड सदस्य घनी महतो, बैजू राम, दीपक राम हमारे वार्ड सदस्य, यहाँ के पूरे पंचायत के गण्यमान्य व्यक्ति लोग और जनता लोग उपस्थित हैं। और क्या कार्यक्रम है? शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम है? शोभा यात्रा, यहाँ शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस जयंती समारोह से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रकाश हो, शिक्षा जो है हमारे घर घर हर समाज में शिक्षा का फैला विकास हो और बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आप इस कार्यक्रम में आए, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम जो हमारे रविदास जी थे वो महापुरुष संत शिरोमणि उनके नाम में लगा। बहुत कठिन संघर्ष उन्होंने समाज को एक तरफ हिंदू को भी लताड़ा तो एक तरफ मुस्लिम को भी लताड़ा, और उन्होंने ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें जाति पाति न हो, सब समानता से जिए, सबको रहने का खाने का समान अधिकार मिले। और इस तरह से हम लोग जयंती को उनको याद किए हैं, मनाए हैं और समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े और समाज का अच्छा से विकास हो। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्कूल के मैदान में 5 दिवसीय मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला का आयोजन होने जा रहा है। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आयोजन की रूपरेखा एवं उसकी तैयारी को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला की एक बैठक चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने बताया कि विलुप्त हो रहे नाटक कला को आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस नाटक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से नाट्य मंडली आ रही है जो अपने कला का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन से पूरे मुजफ्फरपुर की जनता लाभान्वित होगी। यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसमें विभिन्न विधाओं में नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर राकेश कुमार साहू, विनय कुमार, कुंदन कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय नाट्य मेला को लेकर है। ये नाट्य विधा जो पहले से काफ़ी जनमानस तक थी लेकिन अभी जो विलुप्त हो गई है, यह जनमानस तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर मुजफ्फरपुर में यह द्वितीय नाट्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम संयोजक के रूप में सुनील पेकानिया जी और बहुत सारे कलाकार लोग हैं, जिसमें
अलग अलग स्तर से, अलग अलग राज्यों से नाट्य मंडली आ रही है। वो अपने कला का, नाट्य का प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन से पूरे मुजफ्फरपुर की जनता और जनमानस लाभान्वित होगी और वह समझेगी कि नाट्य एक विधा है और उसके क्षेत्र में भी कैसे कैरियर बनाया जाए। हम लोग विभिन्न स्कूलों से भी संपर्क कर रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें बच्चे और नई पीढ़ी आएंगे और लाभान्वित होंगे। कब से कब और कहाँ लगेगा? ये जिला स्कूल के प्रांगण में लगेगा। 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में ये है नाटक। शुल्क वगैरह भी होगा? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी लोग आएंगे और इसमें इसको देख के लाभ लेंगे, आनंद लेंगे। कोई भी शुल्क नहीं है। मुख्य तरह से किस तरह का नाटक रहेगा? मुख्य रूप से यह है विभिन्न विधाओं पर है, सामाजिक जन जागृति पर है, पौराणिक चीज है, कुछ जैसे विदेशिया है तो वो पौराणिक लोक कथा पे आधारित नाटक है जो विलुप्त हो गई है। तो अलग अलग विधा और क्षेत्रों से नाटक को लिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।